नमस्कार। कभी ये सोचा है कि इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में हजारों ऑब्जेक्ट्स को बिना कोड में फंसे मैनेज कैसे किया जाता है? इसका एक सीक्रेट है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। आज हम इसी जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं जो कोड को कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और मैनेज करने में आसान बना देता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बनाना तो बहुत सीधा साधा लगता है ना। बस न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया और काम हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही सिंपल तरीका बड़े प्रोजेक्ट्स में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। आज पता चलेगा कि ऐसा क्यों है और इसका बेहतर सल्यूशन क्या है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाने की असल प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी से इसका हल ढूंढेंगे। उसके बाद फैक्ट्री पैटर्न से मिलेंगे, उसे कोड में देखेंगे, उसके फायदे नुकसान तौलेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसे कब इस्तेमाल करना बेस्ट रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट क्रिएशन की प्रॉब्लम। मतलब सीधे सीधे न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाने में आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, छोटे मोटे कोड में तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। ये देखिए, एक बहुत ही कॉमन C++ कोड है। क्लाइंट कोड को एक गाड़ी चाहिए तो उसने सीधे सीधे न्यू कार लिखकर एक कार ऑब्जेक्ट बना लिया। सिंपल है और काम भी करता है। पहली नज़र में तो इसमें कोई गड़बड़ नज़र नहीं आती। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बिजनेस की तरफ से एक नई रिक्वायरमेंट आती है। अब हमें सिस्टम में ट्रक भी चाहिए। अब क्या होगा? अब डेवलपर को पूरे के पूरे कोड बेस में हर वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां न्यू इस्तेमाल हुआ है और वहां जाकर इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। सोचकर देखिए, अगर 100 फाइलों में ये बदलाव करना पड़ गया तो ये न सिर्फ बहुत थकाने वाला काम है, बल्कि इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। इसी को कहते हैं टाइट कपलिंग, जहां क्लाइंट कोड सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस से कसकर बंधा हुआ है। तो इस टाइट कपलिंग वाले मुश्किल का हल क्या है? प्रोग्रामिंग में सीधे कूदने से पहले चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना देगा। एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना। जरा सोचिए, जब कोई रेस्टोरेंट जाता है तो क्या वो सीधे किचन में जाकर रेसिपी बुक निकालकर सब्जियां काटने लगता है? नहीं ना। वो बस वेटर या शेफ को अपना ऑर्डर बताता है। खाना कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या डलेगा, ये सब किचन की जिम्मेदारी है, कस्टमर की नहीं। अब अगर इसी रेस्टोरेंट वाली सिचुएशन को हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में मैप करें तो जो कस्टमर है वो है हमारा क्लाइंट कोड। जो खाना है, मतलब हमारी कार या बाइक, वो है हमारा प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट। और सबसे जरूरी हिस्सा शेफ, वो शेफ ही हमारी फैक्ट्री है जो बनाने की सारी टेंशन, सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्लाइंट से छिपा लेता है। बस यही हमारे सॉल्यूशन की चाबी है। और ये जो शेफ है जो हमारे कोड में ऑब्जेक्ट बनाने की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा, वही है हमारा फैक्ट्री पैटर्न। ये समझ लीजिए कि हमारे ऑब्जेक्ट बनाने की सारी जरूरतों का एक्सपर्ट है। अगर आसान भाषा में कहें तो फैक्ट्री पैटर्न का मतलब है ऑब्जेक्ट बनाने का सारा काम एक स्पेशल फैक्ट्री क्लास को सौंप देना। थोड़ा टेक्निकली बोलें तो ये एक क्रिएशनल पैटर्न है जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक इंटरफेस देता है, लेकिन सब क्लासेस को ये तय करने की आज़ादी देता है कि असल में कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो अब हमारा पूरा वर्कफ्लो ही बदल गया है। क्लाइंट अब सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, वो फैक्ट्री से कहता है मुझे एक कार चाहिए। फैक्ट्री न्यू कार वाला काम अपने अंदर करती है और एक तैयार ऑब्जेक्ट क्लाइंट को थमा देती है। अब क्लाइंट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो ऑब्जेक्ट बना कैसे। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए हमारे पुराने व्हीकल वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्री पैटर्न लगाने के बाद ये कोड कितना बदल जाता है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर का बेस तो वही रहता है। हमारे पास एक बेस व्हीकल क्लास है जो एक कॉमन इंटरफेस की तरह काम कर रही है, और फिर हमारे पास कार और बाइक जैसी क्लासेस हैं जो इस व्हीकल से इनहेरिट हो रही हैं। यहां तक सब पहले जैसा ही है, कुछ भी नया नहीं। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, व्हीकल फैक्ट्री क्लास। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है, क्रिएट व्हीकल। स्टैटिक का मतलब हमें फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, हम सीधे क्लास के नाम से ही इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। यह मेथड बस एक स्ट्रिंग लेता है जैसे कार, और पर्दे के पीछे इफ एल्स या स्विच केस लगाकर सही ऑब्जेक्ट बनाकर लौटा देता है। और यह है असली मैजिक। जरा स्क्रीन पे देखिए, बाईं तरफ है पुराना तरीका जहां क्लाइंट कोड इफ एल्स के जंजाल में फंसा है, यही है टाइट कपलिंग। और दाईं तरफ हमारा नया एकदम साफ सुथरा कोड। क्लाइंट को बस एक लाइन लिखनी है, व्हीकल फैक्ट्री डॉट क्रिएट व्हीकल। बनाने की सारी टेंशन फैक्ट्री की।
यही तो है लूज कपलिंग की खूबसूरती और पावर। तो फैक्ट्री पैटर्न काफी पावरफुल लगता है, लेकिन क्या ये हर प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है? बिल्कुल नहीं। हर टूल की तरह इसके भी अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। चलिए जरा उन पर एक नजर डालते हैं। फायदे तो अब तक एकदम साफ हो गए होंगे। कोड लूजली कपल्ड हो जाता है और भविष्य में नए तरह के व्हीकल जोड़ना बहुत आसान है। बस फैक्ट्री क्लास में एक छोटा सा बदलाव करना है, क्लाइंट कोड को छूना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, हमें नई क्लासेस मैनेज करनी पड़ती हैं, जिससे क्लासेस की गिनती बढ़ जाती है। और अगर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हों तो फैक्ट्री के अंदर का इफ एल्स लॉजिक भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक डेवलपर के तौर पर यह फैसला कब लेना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर फैक्ट्री पैटर्न की ज़रूरत है। इस पैटर्न का इस्तेमाल तब करना समझदारी है जब पहले से ये न पता हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है। हो सकता है ये रन टाइम पर तय हो। दूसरा, जब कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क बनाया जा रहा हो और हम नहीं चाहते कि उसे इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स न्यू कार डॉट जैसे अंदरूनी कोड के बारे में जानें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, जब ऑब्जेक्ट बनाने के लॉजिक को एक जगह सेंट्रलाइज करना हो ताकि कोड साफ सुथरा और मैनेजेबल रहे। तो ये था फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ऑब्जेक्ट बनाने के पूरे प्रोसेस को सिंपल और फ्लेक्सिबल बनाने का एक कमाल का तरीका। अब एक मिनट रुककर जरा ये सोचने वाली बात है, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में वो कौन सा ऐसा इफ एल्स का जंजाल है जिसे एक फैक्ट्री से बदलकर कोड को और भी बेहतर बनाया जा सकता है।